हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सैम्पल पेपर 4 की। ये केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है क्लास 12th। 3 आवर्स का पेपर है, 70 मार्क्स। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे विद इंटरनल चॉइस। जो सेक्शन ए है कंटेन 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। सी सेक्शन में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के। डी सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। Section E में 3 long answer type question of 5 marks. All questions are compulsory and use of log table and calculator is not allowed. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद 1 करेक्ट आंसर। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड देर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड द सोडियम। याद रखना, सपोज आपके पास एल्कोहल ROH सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका बनता है RONA, साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये हमें बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है। तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला हमारा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3CH3OH। सेकंड है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और तीसरा हमारा है इथेनॉल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो CH3 है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें CH3 तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो याद रखना, पोलैरिटी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज ए रिजल्ट जो टर्शरी है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब जो सेकेंडरी है वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वेयर एज प्राइमरी सिर्फ एक तरफ से। तो याद रखना, सेकेंडरी भी लेस रिएक्टिव होगा देन द प्राइमरी। तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सोल्यूशन विच आर। तो याद रखना, जो नॉर्मल शेप तभी मेंटेन कर सकता है जब क्या हो, दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो। तो वो होना चाहिए आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए, इट शुड बी आइसोटोनिक टू द ब्लड। अगर हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा और हाइपोटोनिक में वो स्वेलअप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। ठीक है, इनमें से कौन SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। तो याद रखना, इसमें जो है अगर आप देखोगे एक तरफ हमारा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड एंड क्लोराइड है। तो आयोडाइड सबसे फास्टर रिएक्शन देगा, इसलिए देगा क्योंकि इसको ब्रेक करना बॉन्ड को, सबसे बड़ा साइज होता है तो इसका साइज क्या है, बड़ा है। इसका बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है, तो ईजिली ये ब्रेक करके हमारा क्या बना देगा, कार्बोकटायन बना देगा। सो दैट्स वाई जो पहला कंपाउंड है वो फास्टर SN1 रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7। एक कंपाउंड को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया यूजिंग K2Cr2O7। द प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन। याद रखना, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, बट डज नॉट आंसर द सिल्वर मिरर टेस्ट। मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है। हमें बताना एक्स कंपाउंड क्या होगा। तो अगर हम देखें हमारा CH3CH3OH जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप क्या यूज़ करते हो, KMnO4 के साथ और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसे रिएक्ट करते हो तो ये हमारा क्या बना देता है, कीटोन बना देता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और जो कीटोन है वो याद रखना फिनाइल हाइड्राजीन के साथ वो रिएक्शन शो करता है। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, C6H5NHNH2। ठीक है, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O रिमूव हो जाता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडिड टू वाटर एज एंटी फ्रीज इट विल। इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर में इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो क्या करे, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, ताकि जो वाटर है वो फ्रीज ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl HCl एंड CH3CONa एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज गिवन। हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन लेंगे हम, हमारा जो कॉमन है वो है CH3COONA प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl
माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ठीक है, CH3COO Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप देखोगे तो इसमें दिया हुआ है 91, HCl का दिया हुआ है हमारे 44 26.16, वेरस NaCl का हमें कितना दिया हुआ है 126.45। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390.71। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ करेक्ट। 7th क्वेश्चन की बात करेंगे, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी। तो याद रखना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो ना तो KH का वैल्यू इंक्रीज़ होता है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है विच इज़ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी जब आप KH का वैल्यू इंक्रीज़ करोगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। तो याद रखना, हम लेते हैं जिंक एमलगम, जिंक और मरकरी का अलॉय प्लस HCl। ठीक है, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अगर नॉर्मल एक एल्यूमिनियम की आयन की बात करें, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, और अगर आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो आपको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारा 3 फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का 3 फैराडे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड नेमली। याद रखना, जो स्टार्च है वो 2 पॉलीसेकेराइड से बनता है। एक होता है हमारा अमाइलोज, वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और एक ब्रांच्ड होता है, उसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है 3A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2B, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्लस dB/dt इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो याद रखना जब रिएक्टेंट लिखते हैं तो हम लिखते हैं माइनस, लिखते हैं 1/3 ऑफ dA/dt। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का लिखते हैं 1/2 dB/dt। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है dB/ΔB/ΔT, तो हम इसे 2 को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा -2/3 ऑफ ΔA/ΔT। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम ए सी वाटर इज नोन एज। तो याद रखना, अगर आपके पास क्या है, सपोज एक तरफ फ्रेश वाटर है और एक तरफ आप सी वाटर है, तो अगर आप रिवर्स, तो फ्लो ऑफ नॉर्मली होना चाहिए, फ्रेश वाटर से सी वाटर नॉर्मल ऑस्मोसिस होना चाहिए। बट हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपको फ्रेश वाटर चाहिए सी वाटर से, हम यूज़ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO यूज़ करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स। अगेन इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि सेंट्रल मेटल के साथ कितने सारा लिगेंड जुड़ा हुआ है जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो EN क्या हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, टोटल 2 EN है, और BR, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो ये 2 हैं, तो ओवर हो जाएगा 4 + 2 टोटल 6। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, CH3I, हमने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, तो ये हमारा ग्रिग्नॉल रिएजेंट बनाएगा CH3MgI। इसके बाद हम ड्राई आइस क्या होता है, हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब याद रखना, कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, CH3 पे डेल्टा नेगेटिव, तो CH3 क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ हमारा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम बना लेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3, C नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। ठीक है, और याद रखना जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट नॉर्मली हमारा क्या बन जाता है हाइड्रोलिसिस पे, CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है,
ड्राई आइस के साथ एसिटिक एसिड बन गया। अब हमने क्या लिया, फॉस्फोरस इन Cl2, ये हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन है। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसके साथ क्या क्लोरीन जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा ClCH2COOH। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एजर्शन दिया हुआ है एन इथाइल बेंजीन सल्फन अमाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। तो सपोज आपके पास क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, आप क्या करते हो, इसको रिएक्ट करते हो NH, ठीक है, इथेन अमाइन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, NHC2H5। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसे ही हम बोलते हैं एन इथाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ठीक है, अब याद रखना जो SO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से ये ईजिली क्या करेगा, अल्कली में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट विल ईजिली डिसॉल्व इन अल्कली। एजर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक। तो ऑप्शन हमारा जो एजर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। एजर्शन दिया द कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस COEN2Cl2 प्लस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो एजर्शन हमारा गलत है। तो याद रखना जो ट्रांस होता है ना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए CO, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, Cl क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा। En डाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी अपोजिट साइड पे है। ठीक है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे ना तो वो क्या बनता है, सेम। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। और रीज़न दिया हुआ है इट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखोगे ये 8 तरफ से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। रीज़न हमारा करेक्ट है, बट एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एजर्शन दिया ईथर बिहेव लाइक बेस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अगर ईथर की बात करें, सपोज हमारे पास है CH3OCH3। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और आपने अगर मिनरल एसिड दिया हुआ है, मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4, तो ये ना H+ रिलीज करता है। तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो इट विल एक्ट एज ए बेस। एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। एजर्शन दिया हुआ है कॉपर +2 आयोडाइड इज़ नॉट नोन। ये करेक्ट है, इसका आयोडाइड नहीं होता। इसलिए नहीं होता है, जो कॉपर 2+ है वो ऑक्सीडाइज करता है I- को, आयोडाइड आयन को आयोडीन में। ठीक है, सो रीजन भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 100 ओम्स। ठीक है, सो सपोज रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है 100 ओम्स, और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन 1 लिख लेते हैं, 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, आपने सेम सेल क्या किया, दूसरे सोल्यूशन से फिल्ड किया, तो उसकी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 520 ओम्स, और इसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है C2 विच इज़ 0.02 मोल्स पर लीटर। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल्स पर लीटर ऑफ KCl सोल्यूशन। तो हमें 0.02 मोल पर लीटर की हमें क्या फाइंड करनी है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर सोल्यूशन की। तो इसकी हमें कंडक्टिविटी दी हुई है विच इज़ 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड वाले सोल्यूशन की फाइंड करनी है, पहले वाले की हमें वैल्यूज दी हुई है। तो याद रखना, क्योंकि दोनों सेम सेल थे तो दोनों का सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेल कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 100
कंडक्टिविटी है 1.29 10⁻⁻², तो हमारा सेल कांस्टेंट हो जाएगा 1.29 पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट मिल गया। अब सेकंड वाले का हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी हो जाएगा हमारा सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा 1.29, रेजिस्टेंस है 520। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.00248 पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कंडक्टिविटी की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.48 10⁻⁻3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो हमें दिया हुआ है, अभी हमने निकाला, तो कंडक्टिविटी इज़ 2.48 10⁻⁻3। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना है 0.02। तो आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 124 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। 19th के और पार्ट की बात करेंगे। राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन अकर इन ड्राई सेल। ठीक है, सबसे पहले हमारा एनोड पे क्या रिएक्शन होता है ड्राई सेल में। सो जिंक है वो याद रखना, इसमें क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिलीज करता है। और कैथोड में क्या होता है हमारा MnO2। ठीक है, MnO2 ट्वाइस NH4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mn2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शन है। नेक्स्ट, हाउ डज ए ड्राई सेल डिफर फ्रॉम द मर्करी सेल। सबसे पहले जो ड्राई सेल होता है ना, इसकी याद रखना क्या होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, वेयर एज जो हमारा मर्करी सेल होता है, अगर हम बात करें मर्करी सेल की, इसकी क्या होती है लॉन्ग लाइफ होती है। शॉर्ट लाइफ इसलिए होती है, जो जिंक होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक क्लोराइड में। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो जिंक का हमारा कंटेनर है ना वो पोरस हो जाता है। ठीक है, तो ये ख़राब हो जाता है जल्दी। वेयर एज मर्करी सेल लॉन्गर होता है, इसलिए होता है क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो आइंस। ठीक है, तो इसमें कोई आइंस प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि आइंस की कंसंट्रेशन चेंज होने पे वोल्टेज क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, तो बट इसमें कोई भी आइंस प्रेजेंट नहीं होती है, तो एज ए रिजल्ट जो मर्करी सेल है इट वर्क लॉन्गर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट द रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical equation। तो मतलब क्या है, सपोज आपके पास इक्वेशन है A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C एंड D। तो रेट लॉ क्या बताता है हमें, द टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट बिकम्स इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पार, जो पार होगी विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेज टू पार x हो सकता है, रेज टू पार y, जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट a और b जैसा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जो x एंड y की वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट है, ये आप एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट से x और y की वैल्यू पता करते हो,
तो K जो है वो हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 6NH3, हमें दिया COCl3 6NH3 और हमने मिक्स किया इसको AgNO3 के साथ। ठीक है, हम मोस्टली AgNO3 क्या लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं। 3 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, तो जब हमने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मोल्स ऑफ AgCl। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो सपोज हमने 1 मोल लिया, तो 3 मोल तभी मिल सकता है जब ये जो क्लोराइड के आयन है ये काउंटर आयन प्रेजेंट है, मतलब आउटसाइड द ब्रैकेट। तो 3 आयन्स प्रेजेंट होगी क्योंकि आपको 3 मोल मिल रहा है, तो ये बन जाएगा CONH36 ब्रैकेट क्लोज Cl3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है राइट द आयोपैक नेम। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये हो जाएगा X इज +0, Cl होता है -1, टोटल -3, तो इसका हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा +3। नाम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अमाइंस कितने हैं, 6 हैं हमारे, तो लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जो आयोपैक नेम है, दैट इज हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। 21 का और वाला पार्ट है, हाउ इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटरमाइंड इन एक्वस सोल्यूशन। तो याद रखना 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक करता है नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, कि जो सेंट्रल एटम है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके डिपेंड करता है उसका चार्ज पे, उसके साइज पे। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, अगर हमारे पास हमें पता है कि अगर डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो चीलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमारा क्या करता है, डेंटिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है चार्ज पे कि कितना चार्ज है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, वीक लिगेंड तो कम स्टेबल होगा। तो ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड, और जितना ज़्यादा स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। वाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ KCl इज हायर देन द 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, याद रखना ICRT। जो I है वो होता है वैन हॉफ फैक्टर, C होता है हमारा कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर इन केल्विन। और अगर हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ KCl है, ठीक है, तो याद रखना जो KCl है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होता है K+NCl नेगेटिव में। तो सपोज अगर आपने 1 मोल ऑफ KCl लिया होता तो नंबर ऑफ आइंस कितनी बनती, टोटल आइंस हमारी 2 मोल्स बन जाती। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाते, तो I की वैल्यू क्या हो जाती, इसके केस में डबल हो जाती है। वेरस अगर हम बात करें 1 मोलर यूरिया की, ये डिसोसिएट नहीं होता तो I का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। सो एज ए रिजल्ट जो I का वैल्यू 2 हो जाता है, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, KCl के केस में डबल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। इन फिगर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A एंड B in which case it is not possible to obtain value of limiting molar conductance। तो सबसे पहले अगर हम A की बात करेंगे, जो A है उसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना A क्या हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ऑलरेडी होता है, जैसे हमारे पास सपोज NaCl होता, ठीक है, तो ये क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएट होता है Na+NCl नेगेटिव में। तो ऑलरेडी क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहता है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो कंडक्टेंस है ऑलरेडी मोलर कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और जब आप इसमें क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो, जब आप वाटर डालते हो तो आइंस क्या होती है, सेपरेट होती है और मोलर कंडक्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, और ये ग्राफ आप एक्सटेंड करके यहाँ पे टच करके आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हो। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सपोज आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो B है, जैसे CH3COH। ठीक है, अब याद रखना ये ना क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बट जैसे जैसे आप क्या करते हो, इसमें वाटर ऐड करते हो, ठीक है, और इसकी डाइल्यूशन करते हो तो आइंस दूर दूर जाने लग जाता है
और सडनली क्या होता है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम ग्राफ से ऑब्टेन नहीं, क्योंकि ग्राफ के साथ ये वैल्यू पैरेलल हो जाती है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलरैश लॉ। ठीक है, तो कॉलरैश लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो क्या होगा जब H+ रिमूव हो जाएगा ना, तो हमारा बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 प्लस H+। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा OCH3। जब आपने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसको अपनी तरफ डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, NO2 ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये चीज़ याद रखना कि NO2 ग्रुप क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है। एज ए रिजल्ट ये एनाइन स्टेबल हो जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट हमारा जो OCH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से याद रखना जो स्टेबिलिटी है ऑफ दिस एनाइन वो डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। ठीक है, HCl के साथ हीट करना है, तो याद रखना ये जो बेंजीन के साथ OH है, याद रखना ये रेजोनेंस करेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो ये OH क्लोरीन से रिप्लेस नहीं होगा। तो जो ये वाला OH है जो CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ईजी है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा CH2Cl एंड OH। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या दिया, डबल बॉन्ड दिया, HI ऐड करेंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो I नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन को देखोगे जो CH3 के साथ वाला कार्बन है, इस पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, वेरस इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो I विल अटैच टू दिस कार्बन। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा CH3I। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, राइट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ, हमें बताना है एनिलीन टू बेंजीन। ठीक है, सपोज आपके पास क्या है, एनिलीन है, इसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, NH2 हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे NaNO2HCl। ठीक है, तो याद रखना हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर जब हम इसे H3PO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन देता है और हमारा बेंजीन बना देता है। सेकेंड है मिथाइल अमाइन टू मिथाइल साइनाइड। मिथाइल अमाइन होता है हमारा CH3NH2। मिथाइल साइनाइड की बात करेंगे तो ये होता है CH3CN। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये बना देगा हमारा अल्कोहल CH3OH। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बनेगा CH3Cl, और उसके बाद जब हम KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और हमारा बनेगा CH3CN। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेन नाइट्राइल टू इथाइल अमाइन। ठीक है, हमारे पास है CH3CH2CN। ठीक है, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, बट याद रखना हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, जब हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा बन जाता है अमाइड CH3CH2CONH2। ठीक है,
अब जब अमाइड बना तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 NH2, तो हमारा इथाइल अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। हमें दिया हुआ है, इसकी हम रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको इस तरफ लिखेंगे Mg2+, और सिल्वर जो है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जो Mg है सिल्वर है, सॉलिड है, Ag+ एक्वस है, एंड Mg2+ इज एक्वस। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या चीज़ है, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। Ag है 10⁻³ वेयर एज जो Mg है इसको लिख सकते हैं 0.2 मोलर। ठीक है, E0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें पता है अगर हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ, याद रखना सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। E0 याद रखना क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो जो रिडक्शन कर रहा होता है वो कैथोड होता है, तो सिल्वर का हो जाएगा 0.80 माइनस ऑफ -2.37। ठीक है, 0.059 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, लॉग ऑफ Mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2, और Ag का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Ag का वैल्यू है हमारा 10⁻³ और ये रेज टू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तब ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 3.17 माइनस ऑफ 0.59 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 × 10⁵. ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे 3.17 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10⁵. तो 3.17 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 2 आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में भी दिया होता है 0.3010 प्लस 10⁵ होता है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.17 इंटू 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 5.3010। आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.0134 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सबसे पहले क्योंकि उनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, सो दे हैव स्मॉल साइज एंड दे हैव हाई आयोनिक चार्ज। इनका आयोनिक चार्ज क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल का हाई होता है, और इनमें जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, so there is a availability of d orbital, so as a result वो coordination complex easily बना सकते हैं। next E0 value of Zn2+/Zn and Mn2+/Mn are more negative than expected। मतलब क्या है, जो Zn2+ है वो easily Zn में कन्वर्ट नहीं होता है, और Mn2+ वो easily Mn में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि Zn2+ ज़्यादा स्टेबल है। वो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3d10, और ये क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल होता है, वेरस Mn2+ होता है हमारा 3d5, और ये क्या होता है, हमारा हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट दोनों स्टेबल रहते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहती है। सी पार्ट है, एक्टिनॉइड शोड वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना एक्टिनॉइड में क्या होता है, जो 5f होता है, 6d एंड 7s ऑर्बिटल, इनकी क्या होती है, सिमिलर एनर्जीज होती हैं। ठीक है, इन ऑर्बिटल की सिमिलर एनर्जी होती है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हाई होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, डिफाइन द टर्म एज रिलेटेड टू प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, इसमें COOH ऑफ वन अमीनो एसिड एंड NH2 ऑफ अनदर, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2 अमीनो एसिड ज्वाइन। ठीक है,
तो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और इसे अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सपोज NH2CH2C डबल बॉन्ड OH, इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं NHHCH3COOH। तो क्या होता है, COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और NH2 से H रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव होता है, और हमारा बनता है NH2CH2C डबल बॉन्ड O NHCHCH3COH। तो ये जो बॉन्ड बनता है CONH के बीच में, तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज। सेकेंड पार्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद रखना जो प्रोटीन है ना, वो बना होता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो ईच चेन है, ईच चेन हैज अमीनो एसिड linked in specific sequence। ठीक है, तो हर एक चेन में क्या होगा, अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, सो यही जो सीक्वेंस है वो रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसे ही बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थर्ड है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है इट लूजेस लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज करता है जब आप क्या करते हो, फिजिकल चेंज करते हो। ठीक है, आप क्या चेंज कर सकते हो, जैसे प्रोटीन में आप pH चेंज कर दो या टेम्परेचर। ठीक है, pH में जैसे हम क्या कर सकते हैं, कर्लिंग ऑफ मिल्क कर सकते हैं। ठीक है, कर्लिंग ऑफ मिल्क। और टेम्परेचर चेंज का क्या एग्जांपल है हमारा, कोगुलेशन ऑफ एग। ठीक है, तो आप कुछ भी चेंज करते हो तो याद रखना जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से याद रखना ये जो प्रोटीन है वो अपनी एक्टिविटी लूज कर लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियोसाइड के इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। सो इट हैज़ टू कंपोनेंट। तो ये बना होता है शुगर। ठीक है, सो पेंटो शुगर का बना होता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ बेस। तो बेस प्लस शुगर हमारा बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर हमें पूछा है व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक होता है शुगर बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं। तो तीनों मिलके हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले क्या दिया, रेट क्या हो गया है, ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इन्होंने, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 20 + 273। ठीक है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, हमारा हो जाएगा 293 केल्विन, ये हमारा T1 हो जाएगा। सो 50 डिग्रीज प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 323 केल्विन, ये हमारा T2 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो याद रखना अगर रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो रहा है तो K का वैल्यू भी ट्रिपल हो रहा है, तो पहले वाला हो जाएगा हमारा ट्रिपल। अगर ये K1 है तो सेकेंड वाला हो जाएगा थ्राइस ऑफ K1। EA 2.303 1 डिवाइडेड बाय 293 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 323। ठीक है, अब ये log ऑफ 3 बन गया, ये बन गया EA डिवाइड बाई 2.303, ये हो जाएगा 323 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 323। ठीक है, EA को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, EA एक तरफ ले लेंगे। log ऑफ 3 हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 0.477।
ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2.303 293 इंटू 323 डिवाइडेड बाय 323 माइनस 293 कितना होता है हमारा 30 होता है। आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28811.85 जूल्स पर मोल, और आप इसको लिख सकते हैं 28.81 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी कंटेन 2 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स ईच। 31 हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका पैसेज दिया हुआ है। आइसोमर आर 2 और मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे आर डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अमंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, उसमें आते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वाइल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारा आता है लिंकेज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन सॉल्वेट आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म अराइजेज इन हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड in a square planar complex of formula mx2l2 where x and l are unidentate the two ligand may be arranged adjacent to each other। तो अगर लिगेंड क्या होते हैं एडजेसेंट होते हैं, जैसे m के साथ क्या है x अगर एक साथ है l एक तरफ है तो ये क्या बन जाता है हमारा सिस फॉर्म होता है। अगर x क्या होगा अपोजिट साइड पे होगा और l क्या होगा अपोजिट साइड पे होगा, वो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। सॉल्वेट जो होता है इसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है वाटर इन्वॉल्व होता है एज ए सॉल्वेंट। इट इज़ सिमिलर टू द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड कायरल एक्सप्लेन। ठीक है, तो याद रखना जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, द ऑप्टिकल आइसोमर्स दे आर मिरर इमेज, वो मिरर इमेज होते हैं दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, तो उसे हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं ऑन वन अनदर। ठीक है, तो इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, वी कॉल दिस कंपाउंड एज कायरल। नेक्स्ट, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखना इसके दो हमारे बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा अगर हम क्या लिखें, Cl को एक तरफ लिखें और En को एक तरफ लिखें, ये हमारा क्या बन जाता है ट्रांस बन जाता है। और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज होगी वो सेम होगी। तो इसका जो सिस फॉर्म होगा, ठीक है, अगर हम सिस फॉर्म बनाए Cl विल बी ऑन वन साइड, En ऑन द अदर साइड। ठीक है, और जब हम इसकी क्या बनाएंगे मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा PtCl हमारा क्या हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा, En दिस साइड। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिस फॉर्म है, तो सिस फॉर्म ही हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई थायोसाइनेट इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, थायोसाइनेट एम्बिडेंटेड लिगेंड क्यों है। सबसे पहले थायोसाइनेट बनाए NCS नेगेटिव। इसमें क्या हो सकता है, ये जो है ये नाइट्रोजन वाली तरफ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है और सल्फर वाली तरफ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है टू द सेंट्रल एटम। सो तभी हम इसे क्या बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट हमारा है, वाई मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NiCO4 इज नॉट द सेम एज NiCN4 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं निकल की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3D8 4s2। ठीक है, NiCO4 की बात करेंगे तो CO क्या होता है न्यूट्रल, तो निकल का भी क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसकी अगर हम बनाएंगे बॉक्स की फॉर्म में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 होते हैं 4s में। ठीक है, अब ये जो CO होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है रिपेल करता है। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 3D में चले जाते हैं 1 2 3 4। तो 3D में क्या होता है 4s के इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं, तो इसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स 3D में आ जाते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होनी होती है तो नेक्स्ट 3-4 ऑर्बिटल से होती है, तो एज ए रिजल्ट नेक्स्ट 4 ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन होती है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करता है CO, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, बट अगर हम बात करें NiCN4 2 नेगेटिव में, तो निकल का x ले लेंगे, Cn का -1 होता है इंटू 4, तो निकल यहाँ पे हो जाएगा +2। +2 हो जाता है हमारा 3D8, सिर्फ 3D8 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वेयर एस 4s में ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4s एंड 4p। ठीक है, ये 3d था। अब क्या होता है इसमें ना, क्योंकि CN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, रिपल्शन होती है। सो 3d में क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिगेंड, वो अपना डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, और हाइब्रिडाइजेशन हमारी शुरू होती है डी से, क्योंकि डी फ्री है तो DsP2 बनता है। तो पहले वाले में हमारा बन जाता है sp3 जो टेट्राहेड्रल होता है, बट सेकंड वाले में हमारा क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर। दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले वाले में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, बट सेकंड वाले में निकल का ऑक्सीडेशन था +2। सो इसी वजह से एक टेट्राहेड्रल बनाता है और दूसरा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द f block consists of elements in which 4f and 5f orbital are progressively filled। तो जो f block एलिमेंट्स होते हैं उसमें याद रखना 4f और 5f होते हैं, वो फिल होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ का दे आर इन सेपरेट पैनल एट द बॉटम, तो बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आपको मिलेंगे। द नेम ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आर ऑफन यूज टू रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ टी। तो ट्रांजिशन मेटल होते हैं डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक ऑक्यूपाई द लार्ज मिडल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लैंक बिटवीन द एस एंड पी। एस एंड पी के बीच में डी होता है। इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है डी की होती है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक कैडमियम मर्करी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द formula n-1 d 10 ns2। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो एग्जिबिट कैटेलिटिक एक्टिविटी। कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वो अलॉयज बना सकते हैं। अलॉयज इज ए बैंड ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड अलॉय में बी होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशन in which the atom of one metal are distributed randomly among the atom of another। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। वो एलॉयज इसलिए बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो मेटल का क्या होता है, सिमिलर एटॉमिक साइज होता है। तो अगर आप मेल्ट करके दोनों मेटल को मिक्स करोगे तो वो क्या हो सकता है, वन मेटल कैन ईजिली रिप्लेस अनदर मेटल, कैन ईजिली रिप्लेस the other metal from its lattice। ठीक है, तो उसके लैटिस से ईजिली रिप्लेस कर सकता है। सो दैट्स वाई ये अलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट है वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इनकी हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लार्ज नंबर। सो एज ए रिजल्ट दे फॉर्म इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, वो खुद के साथ क्या बना सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, सो खुद के साथ वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनकी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज़्यादा होती है। थर्ड पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सो इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसलिए होता है, याद रखना, क्योंकि इन देयर ग्राउंड और आयोनाइज स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड या आयोनाइज स्टेट में इनके पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से याद रखना ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैनी कंपाउंड्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। वो गुड कैटलिस्ट इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका क्या पास क्या होता है, सूटेबल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। सो एज ए रिजल्ट वो ईजिली क्या कर सकते हैं, एज ए गुड कैटलिस्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन ई की। सेक्शन ई कैरीज 5 मार्क्स ईच। रीड द ग्रुप इमेज और टेक्स्ट और इमेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। एन एल्कीन ए, हमें एल्कीन ए दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। जब आप उसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हो तो आपको दो कंपाउंड मिल रहे हैं बी एंड सी। जो कंपाउंड बी है वो फेलिंग टेस्ट दे सकता है पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, बी हमारा एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, और ये साथ में आइडोफॉर्म देना चाहिए ऑन
ऑन ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं CH3CO। तो हमारा सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, वो है एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। कंपाउंड सी क्या हुआ, डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। कंपाउंड सी फेलिंग टेस्ट नहीं देता, मतलब कीटोन है एंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो 2 कार्बन, तो देखो 2 कार्बन का तो एल्डिहाइड बन गया, बाकी 3 कार्बन का सिर्फ एक ही कीटोन बनेगा विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हमारा एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई कंपाउंड ABC, तो ओजोन लिसिस से ये दोनों बने हैं। ठीक है, तो हमें कंपाउंड क्या बनाना है, A बनाना है B और C से। तो याद रखना कभी भी अगर आपको इनिशियली एल्कीन बनाना है तो आप क्या करते हो, इन दोनों कार्बन को क्या करते हो, डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे तो आपको इनिशियल एल्कीन बन जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, तो आपका इनिशियल कंपाउंड A बन गया। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन लिसिस, जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ओजोन एंड जिंक के साथ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम BNC। आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, सपोज हमारे पास है CH3CHO। ठीक है, CH3CHO, हम इसे NaOH एंड I2 के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बनेगा CH3COONA प्लस CHI3, आइडोफॉर्म बनेगा। सिमिलरली अगर हमने लिया CH3COO एसीटोन लिया, सेम रिएक्शन शो करेंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ I2, हमारा भी यहाँ पे बनेगा CH3COONA एंड NHI3 आइडोफॉर्म बनेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन। और वाला पार्ट है राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द प्रोपेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। हमने लिया हुआ है प्रोपेनॉल विच इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो हमने सबसे पहले से रिएक्ट किया CH3OH के साथ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल उसके लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3, सबसे पहले CH2OH OH साथ में OCH3। हमने एक और के साथ रिएक्ट किया CH3OH के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो OH है, ये जो CH3 है, इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा CH3 CH2 OH OCH3 OSCH3, तो हमारा ये फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे हम प्रोपेनॉल को, तो हमारा होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, हम इसे ऐसे लिख लेंगे CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हमारा हो रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2 COH H CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन से ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन, अगर हमने लिया हुआ है क्या CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल लिया हुआ है, अगर हम NH2 मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारी है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें हमारा बन जाता है एल्केन विच इज CH3 CH2 CH3 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, तो इसमें हमारा प्रोपेन बन जाएगा। हम बात करेंगे बी पार्ट की, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो याद रखना अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है NO2, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा FCH2COOH, तो इसमें भी क्या हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन, बट NO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, सो एज ए रिजल्ट F हमारा लेस होता है एसिडिक देन NO2। इसके बाद आ जाएगा हमारा HCOOH। ठीक है, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ है तो ये एसिडिक है। और लास्ट में आ जाएगा CH3COOH, तो इसमें क्या जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, कम करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बी का सेकंड पार्ट है एसीटोन एस्टल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन रिएक्टिविटी टुवर्ड द एडिशन ऑफ HCN।
तो CN की जो रिएक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस पे और दूसरा जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या कर रहा है, CH3 दो तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें सिर्फ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की तो इसमें क्या है, बेंजीन है, इसके साथ CHO है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से जो C है, कार्बन रेजोनेंस कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, कम करता है, और लास्ट में आता है हमारा एसिटोफिनोन विच इज COCH3। ठीक है, एसिटोफिनोन में रेजोनेंस भी हो रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 भी है। सो एज ए रिजल्ट अगर हम देखें रिएक्टिविटी, सबसे जो कम रिएक्टिव होगा वो होगा हमारा एसिटोफिनोन। सबसे कम रिएक्टिव इसलिए होगा, सबसे पहले तो वो रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट हो रहा है और ज़्यादा इसमें क्या है, ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या हो रहा है, एक तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ऊपर से इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारा एसीटोन। एसीटोन में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली यहाँ पे अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड टू द मीथेन अमाइन। इथेनॉइक एसिड होता है हमारा CH3COOH, मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है तो हमें नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने हैं। तो हम सबसे पहले रिएक्ट करेंगे इसे NH3 के साथ और इसे हम हीट करेंगे, वाटर रिलीज हो जाता है और हमारा बनता है अमाइड CH3CONH2। उसके बाद हमें क्या करना है, CO रिमूव करना है। हम क्या कर सकते हैं, इसे हीट कर सकते हैं हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये बन जाएगा हमारा हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3NH2, तो हमारा मीथेन अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमाइनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल क्या होता है हमारा CH3CH2 4CN। ठीक है, 4 मतलब स्ट्रेट चेन में है 4। इसकी हम क्या करेंगे, याद रखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे इसकी तो हमारा बनेगा CH3CH2 4C डबल बॉन्ड ONH2। इसका भी याद रखना अमाइड बन जाता है। और अगेन हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3CH2CH2CH2NH2, तो हमारा बन जाएगा 1 अमाइनो पेंटेन। थर्ड हमें दिया हुआ है इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन। नंबर ऑफ कार्बन हमें डिक्रीज करने, तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है CH3CH2NH2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे हम रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड से HNO2 के साथ, हमारा बन जाएगा CH3CH2OH। इसके बाद हम इसे रिएक्ट करेंगे K2Cr2O7 के साथ। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे कन्वर्ट कर देगा एसिड में CH3COOH। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, NH3 के साथ इसे हीट करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड विच इज CH3CONH2। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं बाय Br2 के NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन, हमारा बन जाएगा CH3NH2। नेक्स्ट दिया हुआ है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, नाइट्रोमीथेन होता है हमारा CH3NO2। इसकी रिडक्शन करेंगे SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ हम रिडक्शन कर सकते हैं, हमारा बन जाएगा CH3NH2, मीथेन अमाइन बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे रिएक्ट करेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमारा कार्बल अमाइन रिएक्शन बन जाएगा CH3NC, आइसोसाइनाइड बन गया आपका। उसके बाद अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कोई भी रिडक्शन करते हो तो हमारा बन जाता है CH3NH2CH3, तो हमारा बन जाएगा डाइमिथाइल अमाइन। फिफ्थ है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड होता है हमारा CH3CH2COOH। ठीक है, हम NH3 के साथ क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, अगेन हमारा बन जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड NH2। जब भी नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने होते हैं तो अमाइड में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद हम Br2 किसके इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रेड करेंगे, हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन, हमारा बनेगा CH3CH2NH2। ठीक है,
अब इसे HNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये बना देगा हमारा एल्कोहल। और एल्कोहल को जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH विच इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग अमंग लेंथेनॉइड्स Ln3+ कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंट। याद रखना लेंथेनॉइड्स की ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट ओकेजनली इन सोल्यूशन एंड सॉलिड कंपाउंड्स +2 and +4 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। तो नॉर्मली क्या होता है लेंथेनॉइड्स में जो होता है ना, वो याद रखना जो 4F होता है और 6S होता है, इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो देयर इज एक्सट्रीम एनर्जी डिफरेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना 4F से ईजिली रिमूव नहीं होते। जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं 6S से, और सिर्फ 4F से सिर्फ क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। सो एज ए रिजल्ट लेंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली रहती है, बट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +4 चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, कभी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो रहा हो और कभी कोई ऑर्बिटल क्या हो रहा हो फुली फिल्ड हो रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +4 चेंज हो सकती है। बी पार्ट की बात करेंगे, बेंजीन टू पैराक्लोरोटोलिन। बेंजीन है, ठीक है, सबसे पहले इसे टॉलिन में कन्वर्ट करेंगे हम, CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, तो बेंजीन ये फ्रीडल क्लाफ एल्काइलेशन है, टॉलिन बन गया। अब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे FeCl3। तो याद रखना जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, बट जो पैरा होता है वो क्या होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा CH3 CH2 CH3। सेकंड कार्बन पे क्या है OH है, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। फोर्थ पार्ट है व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस स्पेस। NH3 लुईस स्पेस इसलिए काम करता है क्योंकि इसके पास क्या है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो इट एक्ट एज ए लुईस स्पेस। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्वी, तो याद रखना विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है।